हेलो एवरीवन, मैं प्रगति राय सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप लोग ने कार्बोज के बारे में पढ़ा था जो कि इनकम्प्लीट था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कार्बोज चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको वीडियोस मिल रहे हैं, जिसमें लास्ट तक आपने वर्गीकरण पढ़ा था, कार्बोज का वर्गीकरण, जिसको दो भागों में बांटा गया था भौतिक विशेषताओं के आधार पर, जो कि था शर्करा और अशर्करा। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आगे आपका है कार्बोज प्राप्ति के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्सेज हैं, जिससे मतलब कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसके द्वारा कार्बोज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्च युक्त स्रोत, जिसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये बेसिकली अनाज होते हैं जिसमें रोटी, चावल, आलू, कुछ सब्जियां भी इसमें आ जाएंगी, आलू, अरबी, केला, ये सब स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, जो कि आपने लास्ट में पढ़ा था। जो वर्गीकरण उनका बताया गया था आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो उसमें पॉलीसैकेराइड में आपको स्टार्च दिखा होगा। तो ये स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है शर्करा युक्त स्रोत, जो कि है गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। ये खाने में भी काफ़ी मीठी होती है, इसीलिए शर्करा युक्त है, इसमें शर्करा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से सोर्स हैं। तो इसमें आपके गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, यानी जितने प्रकार के अनाज होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया गया था। और इसीलिए भारत में इसका सेवन अधिक किया जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो जितने प्रकार के अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा शक्कर, शहद, जड़ वाली सब्जी जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, चुकंदर। इसके अलावा सूखे फल जैसे किशमिश, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर आदि। यानी एक तरह से सोर्स की बात की जाए तो बहुत तरह के ऐसे भोज्य पदार्थ प्रकृति में आपको मिल जाएंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे अधिक कार्बो शक्कर में पाया जाता है। दो फूड ऐसा होता है, फूड आइटम ऐसे होते हैं। एक फूड आइटम आपका मिल्क, इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि मिल्क में, दूध में विटामिन सी छोड़ के बाकी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी अगर सिर्फ दूध का सेवन किया जाए तो सिर्फ दूध से ही विटामिन सी छोड़ के सारे पौष्टिक तत्व उसमें मौजूद रहते हैं। इसीलिए तो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, उनका पोषण दूध से ही होता है। वो माता का दूध हो या फिर गाय का दूध हो, ऊपरी दूध हो, और दूध से ही उनकी वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होती है। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शक्कर। तो शक्कर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोज ही पाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शक्कर में 99.4% यानी 398 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। ऊर्जा का मापक होता है किलो कैलोरी, यानी चीनी में सबसे अधिक कार्बोज पाया जाता है, जो कि 99.4% यानी 398 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आता है गुड़, जो कि 95% इसमें कार्बोज पाया जाता है, यानी 95% यानी 380 के करीब इसमें किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। अब यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये सब भी है आपके ऊर्जा के सोर्सेज हैं। इन सारे भोज्य पदार्थों के भी माध्यम से हम ऊर्जा का सेवन कर सकते हैं। इन सारे भोज्य पदार्थों का सेवन करके ऊर्जा प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं कार्बोज के कार्य, यानी आपने सोर्सेस पढ़ लिया। सोर्स के अलावा कौन कौन से, बेसिकली तो वनस्पति जगत से ही हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट
प्राप्ति के अलावा इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, उसको देखते हैं, जिसमें है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जो कि शुरुआत से ही आप पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हम अब जैसे हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है और उसका ईंधन पेट्रोल, डीजल या कुछ भी हो सकता है। तो जब तक उसको फ्यूल मिलता है तब तक वो चलता है, जब फ्यूल नहीं मिलता है वो काम करना बंद कर देता है। उसी तरह हमारा शरीर भी है, हमारे शरीर का फ्यूल है यह ऊर्जा। जब तक ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी तब तक हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अपनी अपनी कार्य को अच्छे से करेगा। और जैसे ही फ्यूल मिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, वैसे वैसे हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे काम करना भी बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 1 ग्राम कार्बोज का सेवन करते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोज का सेवन कर रहे हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें उस 1 ग्राम कार्बोज से मिलेगा। सेकंड देखते हैं प्रोटीन की बचत। प्रोटीन की बचत यानी प्रोटीन जब आप पढ़ेंगे तो प्रोटीन के द्वारा भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। लेकिन प्रोटीन का एक मुख्य काम में भी है। प्रोटीन का मुख्य काम ये है शरीर का निर्माण, शरीर के जो सेल्स हैं, जो तंतु हैं, उनके टूट फूट की मरम्मत करता है, उनको रिकवर करने का काम करता है। और इसका सेकंड काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन जब हमारे शरीर में पहले से ही कार्बोज की जब कमी हो जाएगी तो प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देगा। और जब प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देगा तो फिर प्रोटीन का जो मेन काम है शरीर का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो इससे हमारा शरीर ऑलरेडी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से कर रहे हैं तो प्रोटीन का जो ऊर्जा है उसकी बचत होगी। तो प्रोटीन का जो मेन काम है शरीर का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, वो सारा काम बहुत ही अच्छे से होगा। जैसे हमारी क्रियाशीलता सबकी अलग अलग है। 3 प्रकार के क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, एक उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। तो जैसी हमारी क्रियाशीलता है वैसे हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। तो अगर हम निम्न क्रियाशील भी व्यक्ति हैं तब भी हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़े, जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो अपने कार्य हमेशा करते हैं, भले ही हम सोए रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमेशा हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक। अगला इसका कार्य है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो बी समूह के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और वो जो जीवाणु है उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए कार्बोज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होता है कार्बोज, क्योंकि हमारे छोटी आंत में जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि एवं विकास कार्बोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक। आपने पढ़ा था पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इन सारे का कोई भी पोषण मूल्य नहीं है। ये जो भी कार्बोज के पार्ट्स हैं इनके खुद के कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन ये भोजन को पचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। और जैसे आपको बताया गया था जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन है वो फल के अंदर का जो पार्ट होता है, छिलके के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें पेक्टिन होता है, जो कि खुद तो नहीं पचता है लेकिन भोजन को पचाने का काम करता है। इसी तरह जो अनाजों के छिलके होते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, वो खुद डाइजेस्ट नहीं होते हैं लेकिन बाकी के भोज्य पदार्थों को पचाने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोज का बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। अब कैल्शियम के अवशोषण तथा उपयोगिता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है, और लैक्टोज
दूध में ही पाया जाता है, और दूध में ही क्या मिलता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए देखिए प्रकृति ने काफ़ी सोच समझकर बनाया हुआ है कि दूध में कैल्शियम भी है और लैक्टोज भी है, जो कि लैक्टोज के द्वारा ही कैल्शियम का अवशोषण हो रहा है, तो जो कि कार्बोज में लैक्टोज पाया जा रहा है। और दूध कंप्लीट फूड बताया गया है जिसमें कैल्शियम भी है और लैक्टोज भी है, इसीलिए कैल्शियम वाले भोज्य पदार्थों का अवशोषण बिना लैक्टोज के नहीं होगा। नेक्स्ट है विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना। जो भी ऐसे विषाक्त पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उनको हानि रहित बनाने का कार्य करता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में मौजूद है उनको हानि रहित बनाता है। नेक्स्ट है यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक। यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक यानी हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन यकृत के आसपास ही इकट्ठी रहती है, यकृत के आसपास ही इकट्ठी रहती है, और जो हमारे यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक यानी एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है। तो ग्लाइकोजन हमारे कार्बोज का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक होता है ग्लूकोज। नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में सहायक है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में हमारा कार्बोज बहुत ही हेल्पफुल है। कार्बोज का ग्लूकोज हमारे नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है। अब कार्बोज की कमी के प्रभाव देख लेते हैं। अगर हमारे शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है तो सबसे पहले ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की कमी होगी, धीरे धीरे शरीर क्षीण होता जाएगा, तो इसके कारण सबसे पहले तो वजन में कमी आएगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जा रही है, जो कि प्रोटीन या वसा उसको पूरी नहीं कर पा रही होगी। नेक्स्ट थकावट और कमजोरी महसूस होना। जाहिर सी बात है, जब शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा की कमी आएगी तो शरीर थकने लगेगा, कमजोरी महसूस होगी। जो हमारे डेली के कार्य हैं वो भी करने में हम असफल रहेंगे, किसी भी काम को करने में रुचि नहीं आएगी, घबराहट होगा, चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी है। कभी भी अगर ऐसा होता है कि पूरे दिन आपको खाना नहीं मिला, आपने भोजन नहीं किया, तो शाम होते होते आप एकदम पस्त हो जाते हैं, आपकी जो क्रियाशीलता है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ अगर लगातार आपके शरीर में हो रही है, निरंतर ऐसा ही हो रहा है, एनर्जी की कमी हो रही है, तो इंसान के वजन में तो कमी आएगी ही आएगी, साथ में थकावट और कमजोरी भी महसूस होगी। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर कोई बच्चा है, अगर उसके शरीर में कार्बोज की कमी आ रही है तो उसकी जो लंबाई है, शरीर का भार, इस सब में क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा, उनकी शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगी। घबराहट व चिड़चिड़ापन, जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो घबराहट और चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा शरीर की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा की जो स्किन है वो सिकुड़ने लगती हैं क्योंकि एनर्जी की कमी है। इसके अलावा कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी जब ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से कुपोषण शुरू होता है, यानी प्रोटीन की भी कमी है, ऊर्जा की भी कमी है, तो धीरे धीरे वो कमजोरी कुपोषण में बदलने लगते हैं। पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। इसकी अधिकता के प्रभाव देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के क्या प्रभाव पड़ते हैं। शरीर क्या हो जाता है, अनाकर्षक हो जाता है, यानी अगर अधिक है तब भी हमारा शरीर बहुत ही बेकार हो जाता है। इसीलिए जितने पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए, ना अधिक होने चाहिए ना कम होने चाहिए। शरीर का आकार जो होता है वो भद्दा दिखाई देने लगता है। कार्बोज की अधिकता से शरीर मोटा हो जाता है, और जब शरीर मोटा होगा तो हृदय रोग, मधुमेह ये भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटापा बहुत सारे बीमारियों को दावत देता है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा कार्बोज की जो पाचन है, अवशोषण और चयापचय, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।